हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की हमारी स्टोरी एक सारस और केकड़ा की है। इस स्टोरी में हम जानेंगे कि अंत में सारस के बुरे कर्मों का कितना बुरा अंत होता है। साथ ही साथ स्टोरी में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके अर्थ जानेंगे और सही उच्चारण के साथ इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। स्टोरी को ट्रांसलेट करते समय इंग्लिश ग्रामर पर भी चर्चा करते रहेंगे। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द ग्रीडी क्रेन एंड द क्राफ्टी क्रैब। ग्रीडी लालची, क्रेन सारस, क्राफ्टी चतुर, क्रैब केकड़ा। लालची सारस और चतुर केकड़ा। Once an old crane found it difficult to find prey because of his old age. Once एक बार an old crane एक बूढ़ा सारस found पाता था, find की सेकंड फॉर्म है, it इसको difficult इसको मुश्किल पाता था। अर्थात एक बूढ़े सारस को मुश्किल हो गया था। टू फाइंड प्रे, प्रे शिकार, फाइंड ढूंढना या तलाश करना, शिकार तलाश करना। बिकॉज ऑफ की वजह से, हिज ओल्ड एज, बिकॉज ऑफ हिज ओल्ड एज अपने बुढ़ापे की वजह से। एक बार एक बूढ़े सारस को अपने बुढ़ापे की वजह से शिकार को तलाश करना मुश्किल हो गया था। सो ही मेड आ प्लान, सो इसीलिए ही उसने, मेड बनाई, आ प्लान एक योजना, इसीलिए उसने एक योजना बनाई। ही स्टूड ऑन द एज ऑफ अ लेक एंड सेड, स्टैंड की सेकंड फॉर्म होती है स्टूड। वह खड़ा हो गया ऑन द एज ऑफ अ लेक एक झील के किनारे, एज किनारा, लेक झील। एंड सेड और कहा, वह एक झील के किनारे खड़ा हो गया और कहा। इंग्लिश के किसी वर्ड का पहला लेटर यदि हिंदी के स्वर की आवाज़ निकालता है तब हम इसको दी पढ़ते हैं। यदि व्यंजन की आवाज़ निकालता है तब हम उसको दा पढ़ते हैं। जैसे द ग्रीडी, यहाँ पर हमने इसको दा पढ़ा, द ग्रीडी, लेकिन यहाँ पर हम इसको दी पढ़ेंगे, दी एज, क्योंकि एज का पहला लेटर ई हिंदी के स्वर की आवाज़ निकालता है, इसलिए हम इसको दी पढ़ेंगे, दी एज ऑफ अ लेक। एंड सेड और कहा, वह एक झील के किनारे खड़ा हो गया और कहा। एस्ट्रोलजर्स फोरकास्ट दैट इट विल नॉट रेन फॉर 12 ईयर्स, ज्योतिषी भविष्यवाणी करते हैं, दैट की इट विल नॉट रेन फॉर 12 ईयर्स, 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी। इस सेंटेंस में इट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है और यहाँ इट का कोई अर्थ नहीं है। फॉर एक प्रीपोजिशन है जो पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है, 12 वर्षों तक। अलार्म्ड एंड वरीड, भयभीत और चिंतित होकर। एवरीवन फ्रॉम द लेक, झील से हर कोई। केम टू द क्रेन, सारस के पास आया। एंड रिक्वेस्टेड हिज हेल्प, और अपनी मदद की विनती की। द क्रेन सैड, सारस ने कहा। सैड से की सेकंड फॉर्म है और जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो ऐसे सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं।
सारस ने कहा, देयर इज़ अ बिग लेक नियर बाई। नियर बाई पास में ही, बिग लेक बड़ी झील, पास में ही एक बड़ी झील है। इस सेंटेंस में देयर का प्रयोग एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। यहाँ देयर का कोई अर्थ नहीं है। आई कैन फेरी ऑल ऑफ यू टू दैट लेक। कैन का प्रयोग प्रेजेंट में सकता है, सकती है, सकते हैं के लिए होता है। मैं ऑल ऑफ यू, मैं तुम सभी को ले जा सकता हूँ, टू दैट लेक, उस झील तक। मैं तुम सभी को उस झील तक ले जा सकता हूँ। एवरीवन अग्रीड, हर कोई सहमत हो गया। एवरी डे, प्रतिदिन, द क्रेन वुड टेक देम वन बाई वन टू अ लोनली प्लेस एंड ईट देम। प्रतिदिन सारस वुड टेक देम, उनको ले जाया करता था। वुड एक मॉडल वर्ब है। इसका प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किसी सब्जेक्ट की आदत दिखाने के लिए किया जाता है। सारस उनको ले जाया करता था, वन बाई वन, एक एक करके, टू अ लोनली प्लेस, एक सुनसान जगह। प्रतिदिन सारस उनको एक एक करके सुनसान जगह ले जाया करता था, एंड ईट दैम, और उनको खा जाया करता था। ईट के साथ इसी मॉडल वर्ब का प्रयोग होगा। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, इट वॉज अ क्रैब्स टर्न टू फ्लाई विद अ क्रेन। कुछ दिनों के बाद सारस के साथ उड़ने की केकड़े की बारी आई। क्रैब्स, क्रैब के बाद अपोस्ट्रोफी है, क्रैब्स, केकड़े की टर्न, बारी। टू फ्लाई विद अ क्रेन, सारस के साथ उड़ने की। कुछ दिनों के बाद सारस के साथ उड़ने की केकड़े की बारी आई। When the crane flew over the spot where he had eaten all the fish, the crab saw a heap of fish bones and asked the crane. When, जब, the crane flew over the spot, जब सारस उस स्थान के ऊपर से उड़ा। फ्लू फ्लाई की सेकंड फॉर्म है। ओवर द स्पॉट, उस स्थान या उस जगह के ऊपर से उड़ा। वेयर, जहाँ, ही हैड ईटन ऑल द फिश, जहाँ वह उसने सभी मछलियों को खाया था। हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। जहाँ उसने सभी मछलियों को खाया था। वैन के बाद जब कोमा प्रयोग होता है, फिश के बाद कोमा है, तो इसका अर्थ होता है तो द क्रैब सॉ अ हीप ऑफ फिश बोन्स एंड आस्क्ड द क्रेन। तो केकड़े ने मछलियों की हड्डियों का एक ढेर देखा। हीप, ढेर। सॉ, देखा, सी की सेकंड फॉर्म होती है सॉ। तो केकड़े ने मछलियों की हड्डियों का एक ढेर देखा। एंड आस्क्ड द क्रेन, और सारस से पूछा। आई सी नो लेक एनीवेयर। आई सी, मुझे दिखाई दे रहा है, नो लेक, कोई झील नहीं, एनीवेयर, कहीं भी। सी यहाँ पर स्टेटिव वर्ब है। मुझे कहीं भी कोई झील नहीं दिखाई दे रही है। वेयर इज इट, ये कहाँ है। देयर इज नो लेक, कोई झील नहीं है। इस सेंटेंस में भी देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हुआ है और यहाँ देयर का कोई अर्थ नहीं है। आई एम गोइंग टू किल यू। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, टू किल यू, तुम्हें मारने। इस आरंभ के बाद जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो ऐसे सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। सैड द क्रेन, सारस ने कहा।
द ब्रेव क्रैब कोट द क्रेन्स नेक। ब्रेव बहादुर, क्रैब केकड़ा, कोट पकड़ ली, कैच की सेकंड फॉर्म होती है कोट। बहादुर केकड़े ने क्रेन्स नेक सारस की गर्दन पकड़ ली, एंड क्रश्ड इट टू डेथ, क्रश्ड इट टू डेथ, और इसको कुचल कर मौत के घाट उतार दिया। सेविंग हिज ओन लाइफ, अपना खुद का जीवन बचाकर। सेविंग यहाँ पर एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। बहादुर केकड़े ने सारस की गर्दन पकड़ ली और अपना खुद का जीवन बचाते हुए इसको कुचल कर मौत के घाट उतार दिया। द ईवल क्रेन गोट हिज ड्यू पनिशमेंट। यहाँ पर ईवल का अर्थ है दुष्ट, क्रेन सारस। दुष्ट सारस को गोट मिल गई, हिज ड्यू पनिशमेंट, उसकी उचित सज़ा। दुष्ट सारस को उसकी उचित सज़ा मिल गई। द ईवल क्रेन गॉट हिज ड्यू पनिशमेंट, दुष्ट सारस को उसकी उचित सज़ा मिल गई। इस स्टोरी का मोरल है, गुड ऑलवेज ट्रायम्स ओवर ईवल। गुड अच्छाई, ऑलवेज हमेशा, ट्रायम्स विजय प्राप्त करती है, ओवर ईवल बुराई पर। अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय हासिल करती है, अर्थात बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है। तो इस स्टोरी में हमने देखा कि सारस के बुरे कर्मों का अंत में बहुत बुरा परिणाम होता है, इसलिए हमें कभी भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। यही इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है।